जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, अब धार क्या मझधार क्या। जय हिंद दोस्तों, बेस्ट अप्रोचिंग स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, कितनी संख्या होगी जब कौन सा वर्ण शामिल होगा या नहीं होगा, स्वर की संख्या कितनी होगी, व्यंजन की संख्या कितनी होगी, और सबसे महत्वपूर्ण वो जो इस चैनल का उद्देश्य और विशेषताएं दोनों भी हैं कि हिंदी के किसी टॉपिक के साथ में जीएस का कौन सा अन्य टॉपिक रिलेट करके हम लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। देखते हैं, टॉपिक का नाम है वर्णमाला। दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो शब्द है आपका वर्ण और दूसरा शब्द है आपका माला। दोनों ही वर्णों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं वर्ण क्या होते हैं। तो इससे पहले की कक्षा में हमने आपको बताया था कि जो वर्ण होते हैं वो वास्तव में ध्वनि का लिखित रूप ही होते हैं। तो अगर हमें वर्णों को परिभाषित करना हो तो हम कह सकते हैं कि जो ध्वनि होती है उन्हीं के जो चिन्ह होते हैं लिखित रूप, तो या तो हम इनको कह दें ध्वनि चिन्हों, या तो चूंकि आप जानते हैं कि जो लिपि आयोग है ये किसी शब्द को, किसी वर्ण को जो लिखने का तरीका है उसका निर्धारण करती है लिपि आयोग। तो इसलिए इन वर्णों को लिपि चिन्ह भी कह दिया जाता है। तो दूसरी रूप में हम भी कह सकते हैं लिपि चिन्हों, यानी ध्वनि चिन्हों कहें चाहे लिपि चिन्हों कहें, ध्वनि चिन्हों या लिपि चिन्हों, इन्हीं का सुव्यवस्थित और सुसंगठित जो वैज्ञानिक क्रम होता है वही क्या कहलाता है, वर्णमाला। देखिए इसका जो दूसरा शब्द है माला, इससे आप लोग परिचित हैं। हम लोग जानते हैं जो मालाएं होती हैं उनमें क्या होता है कि अगर अलग अलग प्रकार के रंगों के मोतियों से चुन करके उस माला का अगर निर्माण हुआ है तो उसमें जो संख्या होती है मोतियों की वो फिक्स रहती है। यानी अगर 10 मोती सफ़ेद रहेंगे, उसके बाद 10 मोती लाल रहेंगे, तो फिर से 10 मोती सफ़ेद होंगे और फिर से लाल अगर आएगा तो मोतियों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। यानी माला का अर्थ वास्तव में एक शुद्ध, सुव्यवस्थित और निश्चित क्रम से है। उसी प्रकार अगर वो क्रम हो किसका, वर्णों का, तो वो शब्द बन जाता है आपका वर्णमाला। यानी सुव्यवस्थित क्रम किसका होगा, वो कहलाएगा माला, और अगर वो क्रम है किसका, वर्ण का, तो वो पूरा शब्द कहलाएगा वर्णमाला। तो परिभाषा रूप में हम वर्णमाला की परिभाषा आपको बता सकते हैं कि ध्वनि चिन्हों या लिपि चिन्हों के वर्णों का या लिखित रूप का जो सुव्यवस्थित या सुसंगठित वैज्ञानिक क्रम होगा वही क्या कहलाता है, वर्णमाला। अब वर्णमाला आप लोग समझ गए, तो अब बात करते हैं वर्णमाला में वर्णों की संख्या की। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, क्योंकि आपको किताबों में मिलता है, कहीं आपको किताबों में संख्या मिलेगी 52, कहीं मिलेगी 49, कहीं 51, तो कहीं कहीं आपको 44 भी संख्या मिलती है। तो वास्तव में जो वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है वो एक तो 52 हो सकती है, दूसरी इससे एक कम कितनी हो सकती है, 51 हो सकती है, तीसरा इससे 2 कम यानी कितनी, 49 हो सकती है, और अगर 49 भी नहीं होगी तो मूल वर्णों की संख्या कितनी हो सकती है, 44 हो सकती है। यानी वर्णमाला में अगर वर्णों की संख्या पूछी जाए तो उत्तर आपका या तो 52 होगा, या तो 51 होगा, या 49 होगा, या तो 44 होगा। ये संख्याएं कब होंगी, इनमें कौन से वर्ण शामिल होंगे, कौन से वर्ण शामिल नहीं होंगे, ये हम लोग आगे जानेंगे जब पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन। चलिए अब देखते हैं। तो संख्या तो निश्चित हो गई। अब वर्णमाला जो शब्द होगा इससे जो अगला इसमें जो टॉपिक शामिल होंगे, यानी अगर आपसे कहा जाए कि वर्णमाला में ध्वनियाँ कितनी होती हैं, वर्णमाला में ध्वनियाँ कितनी होती हैं, तो आपको पता है कि वर्णमाला में जो मुख्यतः ध्वनियाँ होती हैं वो होती हैं कितनी, 2। एक है आपकी स्वर और दूसरी ध्वनि कौन सी है, व्यंजन। ये जानकारी सामान्यतः सभी को पता है। प्रश्न एक बार पूछा गया है कि वर्णमाला में
ध्वनियों के प्रकार कितने हैं, तो उसका उत्तर आयोग ने 2 माना है, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। जबकि किशोरीदास वाजपेयी ने वर्णमाला में एक तीसरी एक ध्वनि मानी है, जो कि क्या है, अयोग वाह। अयोग वाह, यानी वर्णमाला में 3 प्रकार की ध्वनियाँ शामिल हैं किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, एक तो स्वर, दूसरी अयोग वाह और तीसरी कौन सी है, व्यंजन। किसके अनुसार, किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार। तो वर्ण हम लोगों ने जान लिया, वर्णमाला जान लिया। दूसरा ये जो वर्ण होता है, ये अगर कहा जाए भाषा की न्यूनतम लिखित इकाई, तो भी आपका उत्तर क्या होगा, वर्ण। यानी इसके संबंध में एक जानकारी हम लोग और लिख सकते हैं, भाषा की न्यूनतम लिखित इकाई, भाषा की न्यूनतम लिखित इकाई। अगर भाषा की न्यूनतम इकाई की बात करेंगे या भाषा की न्यूनतम मौखिक इकाई की बात करेंगे, तब तो उत्तर होगा आपका ध्वनि। लेकिन अगर बात करेंगे भाषा की न्यूनतम, किंतु वो है कैसी, लिखित, तो वो इकाई आपकी हो जाएगी वर्ण। अगर वर्ण से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका ये पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे हम लोग, ध्वनियाँ अगर शामिल हैं कितनी, 3, एक तो स्वर, दूसरी अयोगवाह, तीसरी कौन सी, व्यंजन। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, स्वर की। स्वर क्या होते हैं, तो जो स्वतः उच्चारित होते हैं वो कहलाते हैं आपके स्वर। दूसरी इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, आपको पता है कि किसी भी वर्ण का उच्चारण के लिए हमें जो अंदर से फेफड़ों से प्राणवायु बाहर को निकलती है, उसी से हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं। तो दूसरी स्वर की परिभाषा ये हो सकती है कि प्राणवायु का मुख में बिना संघर्ष किए जिन ध्वनियों का उच्चारण हो जाए, वो ध्वनियाँ क्या कहलाएंगी, स्वर। यानी चाहे आप कह दें कि स्वतः उच्चारित ध्वनियाँ या मुख में बिना संघर्षोपरांत उच्चारित ध्वनियाँ ही क्या कहलाती हैं, स्वर। तो ये तो हो गए आपके स्वर। दूसरा लिखा है आपका व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, तो ठीक इसके विपरीत ये क्या होते हैं, स्वतः उच्चारित होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। व्यंजन का एक अर्थ भोग, यानी आप लोग जानते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन यानी कि खाने के संबंध में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ व्यंजन का आशय वर्ण से है। तो व्यंजन क्या होंगे, वे वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, या तो वे ध्वनियाँ जिनका मुख में संघर्षोपरांत उच्चारण होता हो, वो ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं आपकी, व्यंजन। अब स्वर जान लिया आपने, व्यंजन जान लिया, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, अयोग वाह। तो अयोग वाह को थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें 3 शब्द हैं, एक शब्द है आ, दूसरा शब्द है आपका योग, और तीसरा शब्द क्या है आपका वाह। संख्या के बारे में भी अभी आपको निर्धारण करवाएंगे। अयोग वाह 3 वर्णों से मिलकर, शब्दों से मिलकर बना है। एक है आपका आ, दूसरा है आपका योग, और तीसरा क्या है, वाह। आ का अर्थ जानते हैं आप, उपसर्ग के रूप में अगर होता है तो इसका अर्थ जो होता है वो होता है नहीं। योग का अर्थ आप लोग जानते हैं, जुड़ाव या जोड़ या योग। और तीसरा शब्द है वाह। ये वाह करने वाला वाह नहीं है, इस वाह का अर्थ है वहन करना या चलना, वहन करना या तो चलना। यानी वे वर्ण जो बिना यानी कि नहीं, योग यानी कि जोड़, जो बिना जोड़ के वहन करें वो क्या कहलाएंगे, अयोग वाह। जोड़ किससे होगा, तो ना तो स्वर से हो ना तो व्यंजन से। यानी वे ध्वनियाँ जो ना तो स्वर से जुड़े ना तो व्यंजन से जुड़े, लेकिन फिर भी इन दोनों के साथ साथ वहन करें, वो ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं आपकी, अयोग वाह। और अयोग वाह में जो वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार की ध्वनियाँ फिर से होती हैं। एक तो होती हैं आपकी अनुस्वार, एक क्या होती है, अनुस्वार, या इसी को मुख्य रूप में अल्पांतर है, और दूसरी शब्द ध्वनि है आपकी अनुनासिक। यानी अनुस्वार को ही कहीं कहीं अनुनासिक कह दिया जाता है, लेकिन दोनों में एक सूक्ष्म अंतर है, आपको अभी बताएंगे हम। दूसरा क्या है, दूसरी ध्वनि है आपकी विसर्ग, विसर्ग। तो एक ध्वनि हो गई आपकी अनुस्वार, दूसरी ध्वनि क्या हो गई, विसर्ग। ये क्या कहलाएंगे आपके, अयोग वाह। अब बात करते हैं
संख्याओं की। तो स्वर की संख्या आपको पता है कि सामान्यतः कितनी होती है, 11। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 11। और स्वर होते कौन कौन से हैं, तो आपको पता है कि आ, बड़ा आ, इससे लेकर के ओ तक जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं आपके, टोटल 11 क्या होते हैं, स्वर। किन्हीं किताबों में आपको मिलेगा कि स्वरों की संख्या तो 11 है लेकिन री को स्वर नहीं माना गया है। हो सकता है आपको किसी किताब में मिल जाए लेकिन संख्या 11 ही रहेगी। तो आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि अगर संख्या 11 ही है और री को स्वर माना नहीं गया है तो फिर जो 11वां स्वर शामिल होगा वो कौन सा होगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि अगर री स्वर शामिल नहीं है स्वर में तो एक स्वर कहलाता है आ, जो कि ऑस्कर में सबसे पहले जो उच्चारित होता है आ, ये वही है। ये वास्तव में बड़ा आ और ओ इन दोनों की बीच की जो स्थिति है वो क्या कहलाती है, आ। और इसको कहते क्या हैं, तो इसको कहते हैं आगत वर्ण। आगत वर्ण यानी यदि स्वरों की संख्या 11 हो और उसमें री को शामिल न किया जाए तो स्वरों की संख्या अगर 11 होगी तो री के स्थान पर आगत वर्ण को शामिल कर लिया जाता है। ये हमने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि संख्या 11 है लेकिन फिर भी कौन सा वर्ण शामिल है या नहीं है। तो स्वरों की संख्या हो गई कितनी, 11। अब बात करते हैं किसनी, व्यंजन की। तो व्यंजन आप देख रहे हैं कि जैसे टोटल संख्या में आप कहीं देखते हैं कि संख्या कितनी है, 52, कहीं देखते हैं संख्या कितनी है, 51, कहीं है 49, कहीं कितनी है, 44। तो ज्यों ज्यों ये संख्याएं परिवर्तित होती हैं वैसे ही स्वर की संख्या तो निश्चित है लेकिन व्यंजन की संख्या क्या रहती है, परिवर्तित होती रहती है। जैसे व्यंजन की कुल संख्याओं की बात की जाए तो या तो ये क्या कितनी हो सकती है आपकी 38, या तो कितनी हो सकती है 36, या तो कितनी हो सकती है 35, या तो कितनी हो सकती है 33। यानी अगर बात की जाए मूल व्यंजनों की संख्या तो होगी 33। अगर बात की जाए वर्णमाला में केवल व्यंजनों की संख्या तो आपकी 38, कहीं कहीं आपको हो सकता है 42 भी मिल जाए। लेकिन मुख्य रूप से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो सामान्यतः इन्हीं में आपका प्रश्न बनेगा। देखिए अगर वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या कितनी है, 44, तो उसमें 33 आपके व्यंजन शामिल होंगे और 11 आपके स्वर शामिल होंगे और संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 49। अगर ये व्यंजन होंगे कितने, 33, तो कौन कौन से वर्ण शामिल होंगे, तो एक वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। जो लोग वर्गीय व्यंजन नहीं जानते हैं वो लोग जब वर्णमाला का अभी जब स्वरों का विभाजन या व्यंजनों का विभाजन बताएंगे तो वहाँ उन लोगों के समझ में आएगा। फिलहाल समझ लीजिए का से लेकर माँ तक टोटल 5 वर्ग होते हैं और पांचों वर्गों में वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 25। तो का से लेकर माँ तक टोटल वर्ण होते हैं 25। इसके अलावा 4 वर्ण होते हैं आपके अंतस्थ वर्ण या रा, ला, वा। और इसके अलावा 4 वर्ण और आपके होते हैं जो कि ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं, सा, सा, हा। तो अगर संख्या होगी कितनी, 33, तो उसमें 25 वर्गीय व्यंजन, 4 आपके अंतस्थ वर्ण और 4 आपके ऊष्म वर्ण शामिल होते हैं। और टोटल संख्या 44 होगी तो उसमें 11 स्वर भी शामिल हो जाएंगे। अगर संख्या कितनी होती है, 35, तो इसमें 2 वर्ण और शामिल हो जाते हैं और वो 2 वर्ण हैं कौन से, तो एक वर्ण है आपका अड़ा और एक वर्ण है आपका कौन सा, ढ़ा। इनको उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। मूल वर्णमाला में वास्तव में ये शामिल नहीं थे लेकिन अगर संख्या कितनी होगी, ड़ा और ढ़ा, तो अगर संख्या 35 होती है तो इन्हीं 33 में ड़ा और ढ़ा को शामिल कर दिया जाता है और टोटल वर्ण व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है, 35। लेकिन अगर इसी से एक संख्या और बढ़ जाए तो आपका ये वर्ण तो इसमें शामिल ही होगा, एक वर्ण और शामिल हो जाता है और वो वर्ण होता कौन सा है आपका, स्रा। यानी कि अगर व्यंजनों की टोटल संख्या 36 है तो 33 आपके 33 में 25 वर्गीय व्यंजन, 4 अंतस्थ वर्ण, 4 आपके ऊष्म वर्ण, 2 उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन और एक आपका, इनको कहते हैं मिश्रित या संयुक्त वर्ण, तो एक आपका संयुक्त वर्ण भी शामिल हो जाएगा। यदि संख्या होती है कितनी, 38, तो
इनके साथ में इनके और जो साथी हैं 38, या तो 38 ना कहें, इनकी संख्या हो जाती है कितनी, 39। यानी टोटल आपके 3 वर्ण और शामिल हो जाते हैं जो कि इसके साथी भी हैं। एक तो है आपका छा, और दूसरा है आपका त्रा, और तीसरा वर्ण है आपका कौन सा, ज्या। यानी अगर संख्या 39 होगी तो ये 3 वर्ण भी शामिल होंगे, ये स्रा भी शामिल होगा, ये ड़ा और ड़हा भी शामिल होंगे, 4 अंतस्थ वर्ण भी शामिल होंगे, 4 ऊष्म वर्ण भी शामिल होंगे, और 25 वर्गीय व्यंजन भी शामिल होंगे। देखिए इस 39 व्यंजनों में ये जो 4 वर्ण हैं इनको कहा जाता है संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। तो टोटल अगर 39 का स्ट्रक्चर हम बनाएं तो आपको पता है ये 25 वर्ण बनेंगे जिनको हम लोग कहते हैं कैसे व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। इसके अलावा जो 4 वर्ण होंगे वो आपके होंगे कौन से, अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण का मतलब है एक तो या, दूसरा रा, तीसरा कौन सा, ला, और चौथा वर्ण कौन सा हो जाएगा, वा। तो ये 25, ये 4। इसके अलावा फिर से 4 वर्ण और शामिल होंगे जिनको हम लोग कहते हैं क्या, ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण व्यंजनों के विभाजन में इनका विस्तार फिर से हम लोग जानेंगे। 4 ऊष्म वर्ण, और ऊष्म वर्ण के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो होते हैं सा, सा, सा और हा। तीनों सा और हा ये कहे जाते हैं ऊष्म वर्ण या ऊष्म संघर्षी। इसके अलावा 2 वर्ण आपके आएंगे जिनको कहते हैं हम लोग क्या, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। जो कौन कौन से वर्ण होते हैं, एक तो होता है आपका ड़ा, और दूसरा वर्ण होता है आपका कौन सा, ढ़ा। और इसके अतिरिक्त जो होंगे वो 4 वर्ण और आपके शामिल होंगे, और जो 4 वर्ण शामिल होंगे उनको कहते हैं हम लोग क्या, संयुक्त या मिश्रित व्यंजन या वर्ण। संयुक्त या मिश्रित व्यंजन या वर्ण। और वो वर्ण हैं कौन कौन से, तो एक है आपका छा, और दूसरा है आपका त्रा, और तीसरा है आपका ज्या, और चौथा है आपका स्रा। इनकी बीच में दूरी हमने इसलिए लिखी क्योंकि इनका नाम ही है संयुक्त या मिश्रित। यानी ये वो वर्ण हैं जो 2 या 2 से अधिक वर्णों के योग से बने। जैसे अगर बात की जाए छा, तो छा में 3 ध्वनियाँ शामिल हैं। एक तो का, दूसरा आपका मूर्धन्य सा, और तीसरा वर्ण कौन सा है, आ। यानी इसका अगर हम विच्छेद करें तो ये 3 वर्णों में टूटेगा। अगर हम यहाँ हलंत ना लगाएं तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग लिख सकते हैं का प्लस सा। अगर यहाँ हलंत नहीं लगाएंगे तो ये स्वर शामिल नहीं होगा। अगर यहाँ हलंत लगा देते हैं तो ये स्वर जो होगा वो अलग निकल जाएगा। वैसे ही अगर हम त्रा का वर्ण विच्छेद करें तो त्रा में भी 3 ध्वनियाँ हैं। एक तो है आपका ता, और दूसरी है आपकी ध्वनि रा, और तीसरी ध्वनि है आपकी आ। इसका भी दूसरा स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ता प्लस रा। यहाँ हलंत नहीं रहेगा यदि प्लस करके आ नहीं लिखते हैं। ये आ है क्या, जो इस अंतिम वाले वर्ण के साथ में स्वर शामिल होता है वही अंत में ध्वनि के रूप में निकलता है। ज्या में देखेंगे तो ज्या भी 3 वर्णों से मिलकर बना है। एक तो है ज्या, दूसरा वर्ण है आपका पंचमाक्षरी सी का ञ, और तीसरा वर्ण है आपका आ। इसकी भी दूसरी स्ट्रक्चर कैसे बन सकती है, ज्या प्लस ञ। और एक आपका चौथा वर्ण बचा जिसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो इसकी स्ट्रक्चर होती है आपकी तालव्य सा, और उसके बाद आपका रा, और उसके बाद वर्ण निकलेगा आपका छोटा आ। इसका दूसरा रूप क्या हो सकता है, एक तो सा, और दूसरा वर्ण कौन सा हो सकता है, रा। तो चारों की स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। दूसरा, इस छा और इस स्रा दोनों में अंतर क्या है कि इसमें तो मूर्धन्य सा होता है और इसमें सा कौन सा होता है, तालव्य सा। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, इन सा का क्रम पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले तालव्य सा, उसके बाद मूर्धन्य सा, उसके बाद दंती सा। दंती सा ये ध्वनि या उच्चारण के स्थान हैं। अभी हम लोग जब आपके इन्हीं व्यंजनों के विग्रह या प्रकार या ध्वनि के उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि किस वर्ण का उच्चारण किस स्थान से
होता है। तो हम लोगों ने जाना एक तो वर्ण किसे कहते हैं, दूसरा माला किसे कहते हैं, फिर जाना कि वर्ण माला किसे कहते हैं, फिर संख्या हो कितनी सकती है, अगर इतनी संख्या है तो उसमें ध्वनियाँ कितनी शामिल होंगी, ध्वनियाँ 3 शामिल होंगी, फिर जाना स्वर कितने हैं, फिर जाना व्यंजन कितने हैं। अच्छा, अगर यही संख्या 39 से कितनी हो जाए, 41 हो जाए, अगर यही संख्या 39 से 41 हो जाए तो आपके ये जो 2 वर्ण बढ़ जाएंगे वो वास्तव में क्या होते हैं, अयोगवाह। वास्तव में वो वर्ण कौन से होंगे, अयोगवाह। यानी अनुस्वार जो होता है इसको हम लिखते हैं ऐसे, और जो अनुनासिक होता है इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। और जो विसर्ग होता है उसको हम लोग लिखते हैं ऐसे। तो अगर ये संख्या 41 हो जाएगी तो 41 11 संख्या कितनी हो गई, 52। तो अगर 52 संख्या होती है तो उसमें 11 स्वर शामिल होते हैं और 41 व्यंजन होते हैं, और उन 41 में 39 वर्ण ये वाले जो हमने आपको बताए और 2 वर्ण और शामिल हो जाते हैं जो कि क्या हैं, अयोग वाह। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात है हमने आपको ध्वनि के टॉपिक में बताई भी है, फिर से रिवाइज कर लीजिए कि ये जो आपका अनुस्वार होता है ये वास्तव में व्यंजन की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति, व्यंजन की भांति। उदाहरण जैसे शब्द लिखा है आपका संकल्प, तो इसमें 2 शब्द हैं, एक तो शब्द आपका है कौन सा, सम, और दूसरा शब्द कौन सा है आपका, कल्प। दूसरा शब्द कौन सा है, कल्प। अब आप देखते हैं कि इसको लिख दिया जाता है, वास्तव में तो इस माँ का परिवर्तन का के पंचमाक्षर में होगा तो ये शब्द बन जाएगा आपका संकल्प। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, इसको अनुस्वार के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। यानी नियम है कि अगर वर्गीय व्यंजन से पहले उसका पंचमाक्षर आए तो वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इसी को लिख देते हैं संकल्प, संकल्प। तो अब ये जो ऊपर बिंदु आई है ये वास्तव में आई तो है किसी व्यंजन के स्थान पर, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अनुस्वार है वो वास्तव में किसकी भांति व्यवहार करता है, व्यंजन की। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो अनुनासिक होता है वो किसकी भांति व्यवहार करता है, वो भांति व्यवहार करता है किसके, स्वर की भांति। जैसे शब्द हमने लिख दिया आंगन, हमने शब्द क्या लिख दिया, आंगन। तो अब आंगन आप लोग जानते हैं, ये अंगना नहीं लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, आंगन। तो अब आंगन में जो ऊपर ध्वनि है वो वास्तव में कौन सी ध्वनि है, अनुनासिक। और अब इसमें कोई व्यंजन शामिल नहीं है। अब अगर आप इसका विच्छेद करना चाहें तो मध्य में इस बिंदु के स्थान पर कोई व्यंजन वर्ण नहीं आएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि अनुस्वार जो आपका होता है वो व्यंजन की भांति व्यवहार करता है और जो अनुनासिक होता है वो स्वर की भांति व्यवहार करता है। यदि संख्या कितनी होगी, 52, तो उसमें 39 व्यंजन और 2 जो आपके अयोगवाह हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर वर्णमाला के संबंध में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इन्हीं वर्णमाला का विस्तार यानी स्वर जानेंगे, फिर स्वर के विभाजन जानेंगे, फिर उन्हीं विभाजन के आधार पर उन स्वरों के उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। लेकिन अब जानते हैं कि विशेषता क्या है कि इसी टॉपिक के साथ में हम लोग अब देखते हैं कि जीएस का कौन सा टॉपिक रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हिंदी में वर्णमाला के साथ में हमें कोई टॉपिक रिलेट करना है तो अब देखिए जो प्रयास है, शब्द होता है आपका वर्णमाला। इस वर्णमाला से मैंने जीएस में रिलेट करने के लिए एक शब्द लाया और वो शब्द कौन सा है, वर्ण। ये मैंने नहीं लाया, सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैंने केवल इसको दर्शाया है कि आप अगर किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उसके साथ में जो आपकी दृष्टि होनी चाहिए, वास्तव में जो देखने का नज़रिया होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट में हो सकता है कि एक ही बार पढ़ने में एक ही शब्द में एक से ज़्यादा उसके उत्तर हों, एक से ज़्यादा विषय उससे संबद्ध हों। जैसे शब्द मैंने क्या निकाला, वर्ण, और इसी वर्ण में एक शब्द मैंने जोड़ दिया और शब्द क्या बन गया, वर्ण व्यवस्था। अब तो आप लोग कहेंगे कि हम लोग वर्ण व्यवस्था पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, जीएस में। तो आज हम लोग बात करेंगे वर्ण व्यवस्था की।
वास्तव में ये जो वर्ण व्यवस्था है ये वास्तव में आई कहाँ से है? तो आई है आपकी वेद से। वेद क्या है? वेद महर्षि व्यास द्वारा संकलित हैं। व्यास द्वारा संकलित हैं क्या? वेद। व्यास द्वारा संकलित हैं क्या? वेद। अब आपको पता है कि वेदों की संख्या जो है वो है कितनी? तो वेदों की संख्या है 4। कौन कौन से? एक तो है आपका ऋग्वेद। एक तो वेद कौन सा है आपका? ऋग्वेद। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा आपको वेद पता है कौन सा है? सामवेद। तो ऋग्वेद, सामवेद। तीसरा वेद कौन सा है आपका? तीसरा वेद है आपका यजुर्वेद। और जो चौथा वेद है और जो सबसे नवीनतम वेद है वही है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद। यानी वेदों की संख्या कितनी हो गई? 4। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन वेदों में अगर हम इन 3 को एक साथ शामिल कर दें और इस एक को अलग कर दें तो वास्तव में ये तीनों वेद कहलाते हैं वेद त्रयी। क्या कहलाते हैं? वेद त्रयी। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? अथर्ववेद। और ये है क्या? तो ये है आपका सबसे नवीनतम वेद। नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अगर कहा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो ऋग्वेद। ऋग्वेद ये क्या है आपका? सबसे प्राचीन वेद। तो सबसे प्राचीन वेद हो गया आपका ऋग्वेद। अब चूंकि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये संबद्ध किससे है? ऋग्वेद से। तो हम लोग चर्चा करेंगे ऋग्वेद पर। तो देखिए लिखते हैं शब्द, केवल रखते हैं आपका ऋग्वेद। तो सबसे प्राचीन तो ऋग्वेद है ही है। इसी के साथ में जानते हैं जो आपका ऋग्वेद है तो हिंदी की दृष्टि से देखें तो इसमें व्यंजन संधि है। एक तो शब्द है आपका ऋक, इसमें शब्द जुड़ता है आपका वेद। तो का योग अगर अंतस्थ वर्ण से हो तो का परिवर्तन अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में हो जाता है और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो शब्द आपका बन जाता है कौन सा? ऋग्वेद। खैर, ऋग्वेद जो है इसमें आपको पता है कि एक तो 1028 क्या है? सूक्ति हैं। 1028 क्या है? सूक्ति हैं। और इसके अलावा 10 क्या हैं? 10 हैं आपके मंडल। ऋग्वेद में 1028 क्या हैं? सूक्तियाँ हैं। 10 क्या हैं? मंडल हैं। इन्हीं 10 मंडल में जो आपका तीसरा मंडल है, क्या है जो आपका तीसरा मंडल है, वो वास्तव में सावित्री देवी या सूर्य को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। समर्पित है तीसरा मंडल। फिर बात करें किसकी? तो एक है आपका 7वां मंडल। कौन सा मंडल? 7वां मंडल। जो आपका 7वां मंडल है इसमें 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है। ये आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे। 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है। किसमें? 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। फिर बात करते हैं किसकी? 9वें मंडल की। तो मंडल है आपका 9वां मंडल। 9वें मंडल में क्या है? तो ये सोम को समर्पित है। सोम को समर्पित है। जो पहले पिया जाता था, पीने के रूप में जिस रस का प्रयोग करते थे उसको ऋग्वेद में कहा गया है सोम रस। तो वास्तव में जो 9वां रस है वो देवता हैं सोम, तो इनको समर्पित है। सोम को समर्पित है आपका ऋग्वेद का कौन सा मंडल? 9वां मंडल। और जो इसका सबसे अंतिम मंडल है कौन सा है? 10वां मंडल। 10वां मंडल। इन्हीं 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। यानी इतिहास में सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि वर्ण कितने हैं? 4। कौन कौन से? एक तो है आपका ब्राह्मण, दूसरा है आपका क्षत्रिय, दूसरा क्या है? क्षत्रिय, और तीसरा क्या है?
वैश्य और चौथा है आपका शूद्र। वर्ण व्यवस्था में वर्णों की संख्या बताई गई कितनी? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और किस में बताई गई? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। दूसरा, इसी के साथ में जान लीजिए कि जो आपका ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो उपवेद है, ऋग्वेद के उपवेद भी हैं। जो उपवेद है वो है आपका आयुर्वेद। आयुर्वेद। तो जो ऋग्वेद है उसका उपवेद का नाम क्या है? आयुर्वेद। और जो इसके उपनिषद हैं, ऋग्वेद के क्या? उपनिषद। ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये हैं आपके ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय व कौशितकी। 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 तो जो आपका उपनिषद है ऋग्वेद के वो 2 हैं, एक तो ऐतरेय और दूसरा कौन सा है? कौशितकी। तो आपने जाना सबसे पहले वर्णमाला, फिर उसी के साथ में कौन सा जीएस का टॉपिक हम रिलेट करके पढ़ सकते हैं, यानी कि हमने जाना वेदों के बारे में। फिर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जिसमें किया गया है ऋग्वेद, उसके बारे में जाना। और इसके बहाने आपका जो भी जीएस का टॉपिक था वो एक क्या हो गया? तैयार हो गया। तो आशा करते हैं कि ये नवाचार आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।